Hi guys, my name is Mahanvi. Welcome to my channel. So I know the background is different. I am looking different to what I usually look in my videos because ये वीडियो मैं रात को 11 बजे बना रही हूँ. Because Monday to Thursday I go to office, then I don't get time and कल मेरा work from home है तो मैंने सोचा आज अगर मैं थोड़ा लेट सो जाती हूँ 1 घंटा तो it's completely okay. Because कल मैं घर पे हूँ तो I can I can wake up a bit late also. So yeah, that's why. So today's video is going to be about answering your questions. So I have taken screenshot of all the questions, like some of the people have asked on Instagram, few on YouTube and कुछ लोगों ने पुरानी वीडियो पे कमेंट करा है. So मैंने यहाँ पे screenshots ले लिए हैं. So मैं one by one question के आंसर दूंगी. Also guys, I'm not going to share anyone's username on the screen because I know some people don't like it. Some people say that due to privacy reasons they don't like their username to be sure on the screen. So I completely understand that. So without any further ado, let's get into the video. Okay, so the first question is A777 compulsory to get PR? This question is asked by कामना जाधव. हाय कामना. सो सबसे पहले तो जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं जिनको पता ही नहीं है 777 क्या होता है मैं उनको बता देती हूँ. सो आपको कनाडा आने के लिए आइल्स का एग्ज़ाम देना होता है और आइल्स के एग्ज़ाम में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. तो लिसनिंग में आपको 8 बैंड्स चाहिए होते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में आपको 7 चाहिए होते हैं और ये बैंड्स आपको 9 में से मिलते हैं. सो कामना हैज़ आस्क्ड whether it's compulsory to get A777 PR लेने के लिए. So let me explain you the process and the procedure in simple steps. तो जो PR का process होता है वो completely points based होता है, आपको इसमें points मिलते हैं. ओके, तो जितने ज़्यादा आपके points होते हैं उतना ज़्यादा आपके chances होते हैं कि आपको invitation आएगा, क्योंकि कट ऑफ निकलती है every alternate Wednesday. ओके, सो PR के प्रोसेस में एक होता है एक्सप्रेस एंट्री, एक होता है PNP. तो एक्सप्रेस एंट्री जो होता है उसमें आप किसी भी, अगर आप प्रोफेशन के हो, किसी भी ऑक्यूपेशन के हो, आप अप्लाई कर सकते हो. वेदर यू आर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एनीबडी कैन अप्लाई इन एक्सप्रेस एंट्री. और PNP जो होता है, PNP is more like occupation based. Okay, so let's talk about express entry first. So express entry में क्या होता है कि वो हर प्रोफेशन को अलाउ करते हैं कि वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें एंड उसके बाद हर ऑल्टरनेट वेंसडे कट ऑफ निकलती है. तो कट ऑफ जो है आजकल वो काफ़ी हाई जा रही है. अगर हाई जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पॉइंट्स भी ज़्यादा चाहिए, और अगर आपको पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए तो आपको A777 बैंड्स लेना ज़रूरी है. अगर आपके A777 बैंड्स नहीं है तो शायद आपके पॉइंट ज़्यादा नहीं बनेंगे, और अगर पॉइंट ज़्यादा नहीं बने तो इनविटेशन नहीं आएगा, आप PR के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो. सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है. अब बात करते हैं PNP की. तो PNP में अगर आपके A777 बैंड्स नहीं भी आए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन द कैच इज़ PNP इज़ मोर ऑक्यूपेशन बेस्ड. आपकी ऑक्यूपेशन किसी भी कनाडा के एक प्रोविंस में डिमांड में होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो. अदरवाइज आप अप्लाई कर सकते हो बट आपकी फ़ाइल पिक नहीं होगी, बिकॉज ऑक्यूपेशन जो उनको चाहिए, सपोज़ उनको मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए तो वो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर्स को ही इनवाइट भेजेंगे. आप अगर टीचर हो, आपकी अगर ऑक्यूपेशन डिमांड में नहीं है तो आपको PNP से इनविटेशन नहीं आएगा. सो PNP इज़ मोर ऑक्यूपेशन बेस्ड. एक्सप्रेस एंट्री में कोई भी अप्लाई कर सकता है बट यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा चाहिए, इसलिए A777 लेना ज़रूरी होता है. आई होप ये आपको क्लियर हो गया, कन्फ्यूजन नहीं है. इफ स्टिल यू आर कन्फ्यूज यू कैन लेट मी नो, बट आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन इन सिंपलर वर्ड्स. सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is by Amandeep Kaur. Is it possible to get a job offer from Canada before immigration? यू नो वॉट, आजकल मैं काफ़ी वीडियोस देख रही हूँ जहाँ पे लोग बोलते हैं कि लोग वीडियोस बना रहे हैं दैट हाउ यू कैन गेट अ जॉब बिफोर लैंडिंग इन कैनेडा, गेट जॉब इन 3 क्विक स्टेप्स बिफोर लैंडिंग इन कैनेडा. प्लीज़ डोंट बिलीव दीज वीडियोज़. just imagine why would a Canadian employer हायर यू अगर आपके पास ना तो कनाडा का कोई एड्रेस है, ना आपके पास कनाडा का नंबर है, ना आप खुद कनाडा में हो. वो आपको क्यों जॉब देगा जब यहाँ पे उसको बहुत सारे लोग मिल रहे हैं. कनाडा में इतना कंपटीशन है यहीं पे, वो आपको इंडिया या किसी और कंट्री से क्यों जॉब ऑफर करेगा. 95% ऑफ द टाइम आपको इंडिया में बैठे हुए या किसी भी और कंट्री में बैठे हुए कनाडा में जॉब मिलना
विदाउट एनी थिंग, लाइक आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ जॉब्स अप्लाई कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है। आपके पास कुछ तो स्टेटस होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। या तो आप यहाँ के स्टूडेंट हो, या आप वर्क परमिट पे हो, या आप पीआर हो, आपके पास कोई स्टेटस होना चाहिए, वो तब आपको जॉब देंगे। आपको जॉब तो नहीं मिल सकती है इंडिया में बैठे कनाडा में, लेकिन हाँ एक चीज़ हो सकता है जो मैंने भी किया था। अगर आप अपनी पीआर की इस जर्नी में अभी हो, तो आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर का वेट करना है। अगर आपको कनाडा से पीआर का इनवाइट आ चुका है, आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हो, सब कुछ हो गया है, तो आप एटलीस्ट अपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल अच्छे से क्रिएट करो। और अगर आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आ जाता है, टेक द प्रीमियम सर्विस ऑफ लिंक्डइन अकाउंट एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स, ताकि आप जब तक कनाडा आओ आपको 2-3 इंटरव्यूज़ की कॉल आ चुकी हो। क्योंकि गाइज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आई गॉट पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर इन जून, और मैं लैंड हुई थी अगस्त में। तो जून से लेकर अगस्त तक मैंने अच्छे से जॉब्स अप्लाई की, और जब मैं आई कनाडा विद इन 10 डेज़ मुझे 2 जॉब इंटरव्यूज़ के कॉल ऑलरेडी आ चुके थे। और अगर यही प्रोसेस मैंने कनाडा आके स्टार्ट किया होता तो शायद मुझे और ज़्यादा टाइम लग जाता जॉब लेने में। बट मुझे फिर भी कैसे मिला, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पीआर मिल चुकी थी। लाइक आई गॉट द पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर। सो मैंने अपने सीवी में लिख दिया था परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा, तो इसलिए मुझे जॉब मिल गई। तो आपके पास अगर कोई स्टेटस ही नहीं है तो वो जॉब आपको क्यों देंगे? जस्ट इमेजिन। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय भव्या मेहता। सो आई डोंट नो ही और आई थिंक शी, भव्या लड़कियों का नाम होता है, प्लीज डोंट माइंड इफ ओके इफ यू आर ही और शी। सो भव्या हैज आस्क्ड, to get 3 years work experience, it has to be after graduation or while studying. If we have a job, does that count? So basically, can I apply for PR after my graduation directly, or do I need to work 3 years and then apply? Okay, so Bhavya is basically asking कि क्या उनको ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर वो पढ़ाई के साथ साथ अगर वो जॉब कर रहे हैं वो काउंट होएगी। ओके, आई गेट योर क्वेश्चन। सो भव्या, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई वॉन्ट टू टेल दिस टू एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। पीआर अप्लाई करने के लिए एक्सप्रेस एंट्री में आपको मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फुल टाइम 3 इयर्स एक्सपीरियंस। अब आप यहाँ पे कह रहे हो कि आपने पढ़ाई के साथ साथ कोई जॉब करी हो, क्या वो काउंट हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप पढ़ाई को आप पढ़ाई भी फुल टाइम कर रहे हो, आप जॉब भी फुल टाइम कर रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। और अगर आप दोनों चीज़ें पार्ट टाइम कर रहे हो तो काउंट भी नहीं होंगी दोनों चीज़ें। तो आप समझ रहे हो? तो आपकी जो एजुकेशन, आपकी जो ग्रेजुएशन है, वो तब ग्रेजुएशन मानी जाती है जब आपने पूरी 3 साल फुल टाइम अपनी स्टडी की हो। और अगर आप 3 साल फुल टाइम स्टडी के साथ जॉब कर रहे हो तो आपकी स्टडी पे जस्टिफिकेशन मांगेंगे वो, कि आपने फुल टाइम स्टडी कैसे कर ली अगर आप जॉब कर रहे थे तो, और आपने जॉब कैसे कर ली अगर आप ये कर रहे थे तो दोनों को एक साथ जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो येस, आई वुड से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस लो, एंड ओनली देन यू वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई। उसके बाद आपके पॉइंट्स थोड़े बढ़ेंगे। So I hope this doubt is clear. Okay, and next question is by Navdeep Kaur. Okay, Navdeep has asked, hello ma'am, nice to hear your experience. I have one query that I have completed my education correspondingly, not on regular basis, and I have 3 years of experience teaching along with doing study. Can I show that experience or not? And kindly tell me that salary in account is mandatory or not, and how much experience is important. Oh my god, so many questions. Okay, again I would say guys, फुल टाइम एजुकेशन एंड फुल टाइम जॉब आपकी काउंट होती है, ठीक है? अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो आप फिर एजुकेशन कैसे दिखाओगे? अगर आप फुल टाइम एजुकेशन कर रहे हो तो आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी फिर आपने जॉब कैसे की। तो दोनों चीज़ों को आप एक साथ नहीं दिखा सकते हो। दिस इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आइदर यू हैव टू शो फुल टाइम जॉब और यू हैव टू शो फुल टाइम एजुकेशन, अगर सेम ईयर में एक ही साथ में है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दिस,
एंड उसके बाद आप पूछ रहे हो कि सैलरी अकाउंट में मैंडेटरी है। नो, इट्स नॉट मैंडेटरी गाइस। ये इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हो। अगर आपकी सैलरी अकाउंट में नहीं आ रही है, इट्स कम्प्लीटली फाइन गाइज, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आपको क्या करना है, आपको एक कंपनी के लेटर हेड पे ये लिखवाना है दैट ओके, फॉर एग्जाम्पल महानवी शर्मा was an employee of this particular company from this period to this period. Her gross annual salary was this and she was receiving salary cash in hand from this time period to this time period. इस तरह से अपना कुछ मैनेजर से आप लिखवाओ कंपनी के लेटर हेड पे, कंपनी के मैनेजर से साइन करवाओ, कंपनी की स्टैंप लगवाओ, कंपनी की वेबसाइट लिखवाओ। वो सारा जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपनी पीआर एप्लीकेशन में दिखाओ। साथ में आप सैलरी स्लिप्स दिखा सकते हो या वाउचर दिखा सकते हो, सैलरी वाउचर्स, ठीक है। तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, ओके। आपका पूरा अच्छे से ये प्रूफ काम करेगा। मैंने भी एक कंपनी थी जिसमें मुझे कैश मिलता था, किसी एक कंपनी में मैंने भी यही दिखाया था एंड इट वर्कड। सो या, इट डजंट नेसेसरी हैज़ टू बी इन अकाउंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही का है कि हाउ मच एक्सपीरियंस इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो, अगर मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके पॉइंट्स ज़्यादा बनते हैं। तो 3 साल से ऊपर है तो पॉइंट्स उतने ही हैं, पर 3 साल का मिनिमम अगर है तो ज़्यादा बेटर है। सो या, 3 years ऑफ जॉब एक्सपीरियंस। सो आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है how is the work culture in Canada? I had asked this question earlier also. I'm really sorry. So this question is asked by Karan. Okay, so Karan, how is the work experience in Canada? I think मैं इसके ऊपर एक proper एक पूरा full fledged video बना सकती हूँ because I have lot to say. But I'll keep it short. कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस इंडिया से बहुत डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मे बी जिन लोगों ने इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम किया है, हो सकता है उनके लिए उतना डिफरेंस ना हो जितना मेरे लिए है, क्योंकि मैंने उतनी बड़ी एमएनसीज में काम नहीं किया था इंडिया में। बट स्टिल आई फील कि अगर आपने एमएनसी में काम किया भी है ना, मुझे लगता है यहाँ का वर्क कल्चर वैसे ही बहुत डिफरेंट है। सो टू बिगिन विद, द थिंग विच आई लाइक एंड लव most about Canadian work culture is that people are very people are very friendly, like in the office people are very friendly. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो जब मैंने यहाँ रिसेंटली ज्वाइन किया था, या अभी भी मेरे साथ ये चीज़ें अभी भी होती हैं। सो हमारा बहुत बड़ा ऑफिस है। फॉर एग्जांपल हम किचन में जाते हैं पानी लेने, कॉफ़ी लेने या कुछ भी लेने, या मैं वॉशरूम जा रही हूँ या मैं कहीं भी जा रही हूँ ऑफिस में, तो अगर मैं किसी एक एम्प्लॉय से 4 बार टकरा चुकी हूँ ऑफिस में, या 4 बार हम फेस टू फेस हो चुके हैं, वो पर्सन 4 के 4 बार मुझे हाय बोलेगा, मुझे हाउ आर यू बोलेगा। एंड ये चीज़ ना मुझे स्टार्टिंग में बड़ी ऑकवर्ड लगती थी, वाई ही इज़ लाइक आस्किंग अगेन एंड अगेन, और मुझे लगता था शायद एक ही पर्सन है, बट नो, एवरीबडी इज़ लाइक दैट। सो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर आप एक ही ऑफिस में और आप किसी भी काम से एक दूसरे को टकरा रहे हो, फेस कर रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, आप इकट्ठे मिल रहे हो, आप बार बार हाय हाउ आर यू नहीं करोगे। बट यहाँ पे करते हैं, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा था। हाय, हाउ आर यू, हाउ इज़ इट गोइंग, चाहे आप 5 बार मिल रहे हो, 6 बार मिल रहे हो, डजेंट मैटर। सो ये चीज़ बहुत अच्छी है। सेकेंडली, नो प्रेशर ऑफ वर्क, नो ओवरलोड, नो बर्डन एट ऑल। आपका 9 to 5:30 टाइम है, तो 5:30 आप घर जाओ। नो फ़ोन कॉल्स आफ्टर ऑफिस आवर्स, एंड कोई आपको रुकने को नहीं बोलेगा, कोई आपको प्रेशर नहीं डालेगा कोई आपके ऊपर। ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब जो चीज़ें मुझे थोड़ी सी मिस करती हूँ मैं इंडिया की, वो ये करती हूँ कि इंडिया का वर्क कल्चर ना बहुत ज़्यादा ऐसे घुला मिला था। यहाँ पे उतना नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, थोड़ा बहुत बात की, हाय हेलो की, एंड दे जस्ट लेफ्ट। दे डोंट हैव टू दे, उनको कोई मतलब नहीं है उसके बाद में, लाइक। बट इंडिया में वी यूज़ टू लाइक सिट टुगेदर, हैव लंच। कभी बाहर बारिश हो गई है तो चलो भाई, ऑफिस बॉय को बोल के समोसे मंगा लिए, बैठ के समोसे खा रहे हैं, या कुछ भी पिज़्ज़ा मंगा लिया, पिज़्ज़ा खा रहे हैं मिलके, या बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, वो इंडिया में होता है, आई नो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लाइक दे आर जस्ट लाइक अपने काम से काम रखते हैं, अपना काम किया, थोड़ा बहुत बात की, चलो अपने घर को। तो मैं वो थोड़ा सा मिस करती हूँ। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो थोड़ा डिफरेंट है वर्क कल्चर की। बट देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच मे बी आई कैन मेक एन अनदर वीडियो, बट ये कुछ बेसिक थी जो मैं शेयर करना चाहती थी। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, Karan. ओके,
Now, next question is by Naveen. So he is asking, you explain very well. Thank you very much. Can you tell me how much salary is required to survive in Canada? How much salary is required to survive in Canada? It depends. आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, आपके चिल्ड्रन हैं, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है. सो मैं एक एग्जांपल ये दे सकती हूँ कि अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, लाइक आप अभी अकेले रह रहे हो, आप बेसिक से बेसिक सैलरी में सर्वाइव कर सकते हो. यहाँ पे द बेसिक सैलरी इज़ $14 पर आवर है, एंड उस हिसाब से टैक्स वैक्स अगर मैं लगाऊँ, वो सब लगाऊँ, तो आप $2800 तक तो पर मंथ कर ही लोगे. एंड अगर आप अकेले रह रहे हो तो आप पूरा घर लेके तो रहोगे नहीं, आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहोगे. एंड शेयर्ड अकोमोडेशन यहाँ पे $450 to $550 के बीच में आपको मिल जाता है आराम से पर मंथ. $450 to $550. एंड देन ग्रॉसरी का आपका खर्चा पर मंथ आई थिंक $100 to $200 आ जाएगा. एंड देन अगर आपके पास कार है तो उसका थोड़ा आपका 300-500 तक आ सकता है, वरना बस से जा रहे हो तो 200-300 तक आ जाएगा. तो कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो आपका $1000 का खर्चा पर मंथ आ सकता है अगर आप एक सिंगल पर्सन हो. और $2800 अगर आप कमा रहे हो, $1000 खर्च कर रहे हो, तो भी आप कुछ सेव तो कर ही रहे हो ना. एंड अगर आप मैरिड कपल हो तो अगर आप दोनों जॉब कर रहे हो, विच आई बिलीव आप करोगे, सो आई थिंक इट्स वेरी इजी. दोनों अगर घर में 5000 भी ला रहे हैं आराम से, लाइक $2000 का खर्चा हो रहा है आपका, तो आराम से आप सेव कर सकते हो. तो या बेसिक सैलरी अगर आपकी है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो. या ओके. Next question is by Ash. So Ash, I believe girl, because मैं अभी YouTube के ही ले रही हूँ questions. So Ash is asking, is life really luxurious in Canada? Very good question. Is life really luxurious in Canada? No. To answer, no. It's not like very basic, it's not very luxurious, it's somewhere in the middle, and it totally depends on you, how you are spending your money, where you are spending your money. सो कनाडा में एक मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है और लग भी रही है दैट यहाँ पे स्ट्रगल ज़रूर है इनिशियल, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्ट्रगल करो, पेशेंस रखो, थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, राइट डायरेक्शन आपको मिले, तो you can really make it. You can afford those things which you couldn't have like afford while you were in India. So मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है that yeah, you can afford, like for example iPhone. मैंने भी यहाँ पे आके आईफोन लिया है. मैं इंडिया में लाख रुपए का आईफोन नेवर बट मैंने यहाँ ले लिया. कार, यहाँ पे बहुत से लोग कार ले लेते हैं, मतलब आते सारी कार ले लेते हैं. सो या आप कार ले सकते हो. तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ी सी जो आप कर सकते हो. यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ कि आप क्या चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, जो चीज़ें कुछ चीज़ें आप इंडिया में अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो यहाँ ज़रूर आप कर सकते हो. बट लग्जूरियस सबके लिए डिफरेंट होता है. किसी के लिए एक 3 बेडरूम हाउस लेना लग्जरी है, किसी के लिए लेट्स से एक सिंपल कार लेना भी लग्जरी है. सो लग्जरी मीन्स डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल. लग्जरी हैज़ अ डिफरेंट डेफिनेशन फॉर एवरी पर्सन. सो अगर आप लग्जूरियस इस चीज़ को कह रहे हो, बड़े बड़े घर, गाड़ियाँ, वो सब मिलता है वो, बट उसके लिए काफ़ी सालों की मेहनत लगती है, तो वो भी पॉसिबल है. बट देर आर स्ट्रगल्स, देर आर चैलेंजेस, देर इज़ या lot of efforts. Okay, next question is, can you please share a template of reference letter? So reference letter के लिए ना मुझे पहले भी question पूछा गया है, तो मैं स्क्रीन पर यहाँ पे reference letter का template आपको शो कर दूँगी. सो रेफरेंस लेटर के नीचे आपके मैनेजर का नाम, फ़ोन नंबर, कंपनी की वेबसाइट, साइन मैनेजर के, वो सब होना चाहिए. और टेम्पलेट आपके सामने आप देख सकते हो. लेकिन गाइस प्लीज़, मैंने पहले बोला है, डू नॉट कॉपी द सेम एग्जैक्ट टेम्पलेट. अपने वर्ड्स को आप थोड़ा मोल्ड करके लिखना. सेम होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा सबका सेम. आप थोड़ा मोल्ड कर लेना अपने अपने वर्ड्स को. सो या ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
Can we show bank statements of 3 months or is it compulsory to show bank statements of 6 months? This is asked. एक आइडिया दे देती हूँ मैं. रेफरेंस लेटर में आपका फुल नेम, आई वुड से दैट डेजिग्नेशन, अगर आप अपनी ग्रॉस एनुअल सैलरी, जॉब आप दिखा रहे हो, लाइक कितने टाइम वर्क एक्सपीरियंस काम किया है, तो जब वर्क एक्सपीरियंस दिखा रहे हो अपना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो अगर किसी कंपनी में आपने काम ही सिर्फ 4 महीने, ये सारी चीजें होती हैं, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट्स एंड ऑल्सो 3 months. एंड किसी कंपनी में अगर आपने 1 साल काम किया है तो आप 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाओ तो ज़्यादा बेटर है. बट आई रिमेंबर मैंने एक कंपनी का 3 months का दिखाया था एंड इट वर्कड. सो आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम. बट अगर किसी कंपनी में आपने 1 साल काम किया है तो आई वुड सजेस्ट 6 months का दिखाओ. अगर आपने 1 साल से कम काम किया है किसी कंपनी में तब आप 3 months का बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हो. मैंने भी दिखाया था. देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम. Okay, next question is how to prepare for IELTS exam. How to prepare for IELTS exam, I think इसके ऊपर तो I'll make a separate video. ये इतना सिंपल और इजी क्वेश्चन नहीं है कि मैं जल्दी से आंसर दे दूँ, तो you will have to wait. I'll definitely make a video for sure. So next question is Canada expensive than US? Is Canada expensive than US? Well, I have never been to US, so I can't say much. बट मैं इतना बता सकती हूँ कि रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, लाइक हाउसिंग रेंट, वो सब चीज़ों के बारे में, सो येस कैनेडा इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, विच आई हैव हर्ड, आई एम रीडिंग एंड व्हाट आई हैव रिसर्च. अगर हम घर की बात करें, घर खरीदना, घर रेंट पे लेना, तो वो आजकल कनाडा में थोड़ा एक्सपेंसिव है. लाइक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि यहाँ पे थोड़ा अगर आप बेसमेंट ले रहे हो तो आजकल वो 1500 से रेट स्टार्ट हो रहे हैं. तो हाँ, थोड़ा सा है इस चीज़ में एक्सपेंसिव घर के मामले में, बट बाकी चीज़ें इट्स जस्ट नॉर्मल. लाइक US एंड कनाडा आई फील लाइक या ओके. Next question is, have you made any white friends here? Fun question. Have I made any white friends? I do have acquaintances. I wouldn't call them friend. मैं friend ऐसी हर किसी को इतना easily बोलती नहीं हूँ. I'm very selective in terms of friends. But acquaintances, like मेरे office में there are like people of all the nationalities possibly. Like not all, like most of the nationalities. तो हाँ, मेरी उनसे हाय हेलो है, बातचीत है, अच्छा. बट दे आर नॉट द वन जिनके साथ मैं बाहर घूमने जा सकूँ, जिनके साथ मैं हैंग आउट करूँ. मेरा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है. बट या देर आर लाइक फ्यू एम्प्लॉयज़ इन माई ऑफिस हु आर ब्लैक and who are white from different countries. They are really nice, very nice natured. So उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत है. But yeah, like I won't say that I can go out and hang out with them. So yeah, so that's the case. Okay, next question is, do you feel lonely in Canada and क्या सबको loneliness feel होता है? Okay, so this is a very good question. I would like to mention the name नेहा कोठारी ने ये question पूछा है. Very good question, नेहा. Loneliness, trust me when I say this, I think every person, no matter how strong he or she is, every person at one point of time feel lonely in Canada. मैंने भी feel किया है. इनफैक्ट मैं, आपको दिखता होगा मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, आई विल पुट अप द हैंडल हेयर. आई कीप ऑन पोस्टिंग फन स्टोरीज. बट या, सो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को देखोगे आपको लगेगा वाओ, सच अ fun life, she's like all the time enjoying and having fun making videos. But मैं वो चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ जहाँ पे आई हैव क्राइड, आई हैव एग्जॉस्टेड माई सेल्फ, आई एम फीलिंग लोनली, आई एम लाइक सो मच अपसेट एंड सैड. हर कोई पर्सन एक बार फील करता ही है यार, क्योंकि एक नई कंट्री है और मेरा तो यहाँ पे ना कोई कुछ खास फ्रेंड था, ना कोई रिलेटिव, ना कोई जान पहचान. सो इफ़ यू आर कमिंग हियर एंड यू हैव नोबडी, इमेजिन लाइक व्हाट्स. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट मैंने इनिशियल डेज अपने निकाले थैंक्स टू माई रूममेट पूजा. आई थिंक शी वॉज ऑल्सो देयर फॉर मी. तो कुछ टाइम निकल गया. बट या, आई वुड से कि अगर आप यहाँ आते हो और आप लोनली फील करते हो, सो अपने आप को अकेला मत समझना. यहाँ पे हर पर्सन एक पॉइंट पे अकेला फील करता ही है एंड इट्स वेरी कॉमन हियर. व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन
indulge yourself in those things which you love, which you enjoy. For example, for me, I love making videos and I have been doing this ever since I was in India. मेरा इसके पीछे कोई मतलब नहीं है कि मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे फॉलोअर चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, नॉट एट ऑल. I love making videos. I love to help others. I love to inspire others, and I have been doing this ever since I was in India. So it's like a very it's like a passion for me, right? So आपको ये देखना है कि आपको कोई ऐसी हॉबी ढूंढनी है जिसमें आप इंडल्ज हो सके, जिसमें आप इंजॉय कर सके थोड़ा सा, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो सके. Okay, I'm just going to take few 2 to 3 last questions here. Okay, so next question is, I have done masters and I am also planning to do another course. So will I apply? Okay, I understood. So she's asking, can she apply for PR or study visa because she can't get 777-8. Okay, so this person is asking कि इनकी 777-8 बैंड्स नहीं आ सकते हैं इनके अकॉर्डिंग, एंड शी इज़ आस्किंग कि उन्होंने मास्टर्स की हुई है तो क्या वो अब स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या. आई थिंक स्टडी वीज़ा की मुझे उतनी खास नॉलेज नहीं है, बट जितना मुझे पता है मास्टर्स के बाद लोग स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं 1 साल के कोर्स के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या यू कैन अप्लाई फॉर 1 year वर्क और मे बी लाइक 2 year वर्क, 2 year कोर्स और 1 year कोर्स, दैट आई नो. बट PR के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो. आप 777-8 बैंड लेने का ट्राई करो, आपके आ जाएंगे. यू कैन ट्राई, बट या इफ़ यू वांट टू गो स्टडी फॉर स्टडी वीज़ा यू डेफिनेटली कैन. मास्टर्स के बाद 1 year का कोर्स या 2 years का कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हो डेफिनेटली. Okay, so next question is it necessary that we have to get 8 bands in listening only? Yes. आपको जो 777 बैंड्स लेने हैं 8 आपके लिसनिंग में होने ही चाहिए. अगर आपकी 8 लिसनिंग में नहीं है तो वो पॉइंट्स काफ़ी कम हो जाते हैं. तो या 8 आपके लिसनिंग में होने ही चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय दीपक, हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर दिस PR प्रोसेस. सो PR प्रोसेस की टाइमलाइन ना काफ़ी ऊपर नीचे होती है. अभी कोविड से पहले टाइमलाइन कुछ और थी, कोविड के टाइम पे कुछ और थी, अब कोविड ख़त्म हो गया तो उसके बाद कुछ और है. तो टाइमलाइन कीप्स ऑन चेंजिंग. बिकॉज आई रिमेंबर मेरे 1-2 फ्रेंड्स जिन्होंने फाइल अपनी कोविड से पहले लगाई थी उनका 9 months में हो गया था, बट मेरे टाइम पे मुझे 1.5 years लग गए थे, 1.5 साल लग गया था बिकॉज कोविड था. तो लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया दे सकती हूँ, PR के प्रोसेस में 1 साल तो लगता ही लगता है. 1 साल तो कहीं नहीं गया. सो एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 year ऑफ वेट. और वो टाइमलाइन तब है जब आपको इनविटेशन आ गया है. इनविटेशन आने के बाद 1 साल तक आपको लग जाता है. तो या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ आई हैव अप्लाइड फॉर एक्सप्रेस एंट्री कैन आई अप्लाई फॉर PNP ऑल्सो. ओके, तो PNP जो होता है ना वो काफ़ी अलग तरीके की होती है. ओके, सो लेट मी गिव यू एन आइडिया. एक्सप्रेस एंट्री जो होता है, आपको एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, और जब आप एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि इन विच प्रोविंस आर यू इंटरेस्टेड टू इमिग्रेट टू. तो उसमें काफ़ी सारे प्रोविंसेस आते हैं, तो आप उन प्रोविंसेस को टिक मार्क कर सकते हो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, और जहाँ से आप, अगर आपको PNP का इनविटेशन आए, आप इंटरेस्टेड होगे, तो एक तो वो प्रोसेस होता है. तो उसमें क्या होता है, जब आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर देते हो और आप टिक कर देते हो उन प्रोविंस पे, तो अगर आपकी ऑक्यूपेशन डिमांड में होती है तो आपको वो प्रोविंस आपके प्रोफाइल को वहीं से पिक कर लेता है, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल से ही आपको पिक कर लेता है. तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाना तो बहुत ज़रूरी है, चाहे आप PNP में अप्लाई कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो. फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकेंडली, कुछ PNP ऐसी होती हैं जिसमें आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, सस्कैचुअन की PNP जो होती है उसमें अलग से अप्लाई करना पड़ता है. आई थिंक ब्रिटिश कोलंबिया की जो PNP होती है उसमें आपको जॉब ऑफर चाहिए होता है. एंड आजकल कुछ प्रोग्राम्स आ रहे हैं जैसे कि रूरल प्रोग्राम, आई थिंक रूरल या अटलांटिक प्रोग्राम. सो ये सब प्रोग्राम होते हैं, इनको अलग से अप्लाई करना पड़ता है. तो या आई थिंक फॉर सस्कैचुअन, ब्रिटिश कोलंबिया इट इज़ डिफरेंट, बट फॉर अदर लाइक फॉर एल्बर्टा, ऑन्टारियो PNP, इनके लिए आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करो, आपको वहीं से आपकी प्रोफाइल पिक हो जाएगी अगर ऑक्यूपेशन डिमांड में होती है तो. सो या आई थिंक दैट्स अबाउट इट गाइज. आप इफ़ अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं, आई विल टेक दैट अप मे बी इन अ नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज
वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो गया है. आई होप दैट आई आंसर ए क्वेश्चंस इन सिंपलर वे. आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई हैं. अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो. एंड यू कैन follow me on Instagram. My handle is somewhere here. And yeah, I'll see you in my next video. Bye.